देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जारी इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो उत्तराखंड विशेष की ये पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ अहम जानकारी है इस बैठक की बाबत? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक जो है वो चल रही है। ठीक 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई थी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल जो है वो कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मंथन चल रहा है। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पंचायतों में जो हरिद्वार को छोड़कर 12 जिले हैं, वहां पर प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने को है, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए प्रशासकों को सरकार ने जिम्मेदारी दी थी जो है। लेकिन अब फिर से कार्यकाल बढ़ाए जाने पर जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन जो पंचायती राज विभाग है जुलाई में चुनाव कराने की बात कर रहा है, लेकिन मानसून के चलते जो पहाड़ है वहां पर चुनाव संपन्न कराना जो है वो निर्वाचन आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायतों में जो प्रशासकों का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है जब तक चुनाव नहीं कराए जाते हैं। इसके अलावा युवा नीति और महिला नीति के जो प्रस्ताव हैं उन पर भी मुहर लग सकती है। खासकर महिला नीति की बात करें तो जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए ये नीति जो है वो सरकार जो है वो लेकर आने वाली है। तो इस तरीके के कई प्रस्ताव हैं, कई विभागों के प्रस्ताव भी हैं जिन पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आपने कहा कि महिला नीति के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ अहम प्रावधान इसमें किए जा सकते हैं? कैसे उत्तराखंड की महिलाओं को फायदा पहुंचाया जा सकता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड जब वो समय महिला सेफ्टी को लेकर बड़ी चीजें जो है वो उजागर हुई थी कि कैसे जो महिलाएं हैं यदि अगर वो नौकरी करती हैं तो क्या कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर जो है वो कदम उठाए जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो महिला विभाग के तरफ से जो है वो एक प्रस्ताव तैयार किया गया है कि क्या कुछ टाइमिंग महिलाओं की होगी, जहां पर महिलाएं काम कर रही है वहां पर किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, क्या कुछ उनकी ड्यूटी टाइमिंग होगा, अगर सेफ्टी के लिहाज से है तो क्या कुछ सेफ्टी जो है महिलाओं के लिए जो है वो कामकाज के दौरान होनी चाहिए। तो ये तमाम जो प्रस्ताव हैं और काफी महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव जो है वो महिलाओं के नजरिए से भी है कि आखिरकार महिला जहां पर नौकरी का पेशा कर रही हैं तो क्या कुछ सुरक्षा या क्या कुछ सेफ्टी उनके लिए हो सकती है, उसको लेकर ये प्रस्ताव जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से कई नीतियां अगर हम पुष्कर सिंह धामी सरकार की करें तो लगातार बनती आई हैं, और आपने भी अभी जानकारी दी कि कुछ अहम नीतियों पर, फैसलों पर मुहर लग सकती हैं। किस तरह की ये नीतियां कैसे लाभान्वित करेंगी कर्मचारियों को? देखिए, कर्मचारियों की बात करें तो एक शिक्षकों को लेकर जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी की बात सामने आ रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी अलग से जो है वो शिक्षकों के लिए बनाई जा सकती है। उस पर कैबिनेट में जो है वो मुहर लग सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा पॉलिसी तैयार कर ली गई है। क्योंकि प्रदेश में जो कर्मचारियों के तबादले हैं वो तबादला एक्ट के तहत जो होते आए हैं, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया है कि पारदर्शी तरीके से फिर भी जो है वो शिक्षा विभाग में जो है वो तबादले नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जो शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी है, जो नियमावली बनाई गई है, उस पर कैबिनेट बैठक में हो सकता है आज चर्चा और मुहर भी लग सकती है। और शिक्षकों के दुर्गम सुगम का जो मामला उत्तराखंड में रहता है, इसको उसमें जो है वो उनके जो मानक है उनमें सुधार करके जो है इसको पेश कैबिनेट में किया जा सकता है। इसके अलावा उपनयन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने जो है एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये कहा है कि उपनयन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, उस ओर नीति बन रही है। तो उस पर भी जो है वो कैबिनेट बैठक में हो सकता है चर्चा हो सकती है, ताकि उपनयन कर्मचारियों को भी एक सौगात सरकार दे सकती है। तो कर्मचारियों को लेकर भी कई निर्णय जो है वो कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल मनीष, बात शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी की करें तो देखिए जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, शिक्षक ये चाहते हैं कि जो उनका गृह जिला है उसके आसपास ही उनको नियुक्ति मिल सके, और ऐसे में ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो शिक्षकों के भी सामने आती हैं,
और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके भी जो ज़रूरतें हैं उन पर विचार किया जाए। ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, जो उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो सुगम के स्कूलों में शिक्षक जो है वो ट्रांसफर चाहते हैं, और सुगम भी सबसे ज्यादा देहरादून के जो मैदान इलाका है और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शिक्षक अपनी तैनाती चाहते हैं। लेकिन पहाड़ के जो दुर्गम स्कूल हैं जहां पर कम बच्चे भी रहते हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर कम शिक्षक अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, इसलिए सब सुगम की ओर भागना चाहते हैं। और जो पारदर्शी नियमावली जो है वो इस वजह से बन नहीं पा रही है, क्योंकि अगर तबादला एक्ट के जरिए भी हम देखते हैं तो 10% या 15% ही शिक्षकों के ट्रांसफर जो है वो 1 साल में होते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो जो एक नियमावली है, क्योंकि सुगम में भी और दुर्गम में भी सबको समान जो है वो सेवा का अवसर मिलता नहीं है, इस वजह से कई बार शिक्षकों की शिकायतें रहती हैं कि जो जिनकी राजनीतिक जो है पहचान है या राजनीति में उनका दखल है, तो कहीं ना कहीं वो सुगम में पोस्टिंग पा लेते हैं। दुर्गम में जो है वो ऐसे शिक्षकों को ही सेवा देनी पड़ती है जिनका कोई रेफरेंस जो है वो पॉलिटिकली नहीं होता है और वो सालों से दुर्गम में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक पारदर्शी पॉलिसी जो है वो बनाने की बात शिक्षा विभाग कर रहा है, और हरियाणा की पॉलिसी को भी जो है एडॉप्ट करने की बात बीच में चली थी, और हरियाणा में भी जो है उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने वहां का मुआयना किया था, वहां पर गए थे कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर पॉलिसी है जो शिक्षकों के जो ट्रांसफर पॉलिसी है, तो उसको लेकर भी अध्ययन किया गया था, और उसी के तहत जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी की बनाए जाने की बात जो है उत्तराखंड में की जा रही है। जी चलिए मनीष, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो संवाददाता मनीष डंगवाल देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में है। ट्रांसफर पॉलिसी, महिलाओं संबंधित नीति के अलावा अन्य कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि कुछ अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया जा सकता है। इसको लेकर आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि सरकार जुलाई में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है और ज्यादातर लोग यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव होने तक एक बार फिर पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। तो त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर पूर्व प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जा सकता है। इसे लेकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने ये कहा है कि सरकार जुलाई में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि 4 धाम यात्रा चूंकि अपने चरम पर है, ज़्यादातर लोग यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव होने तक एक बार फिर पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी कई एक रिट्स भी लगी हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी ये जानकारी शासन से चाहिए थी कि क्या प्लान क्या है देश का। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू की माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से। लेकिन राज्य के समक्ष कुछ विशेष अपरिहार्य चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां जैसे हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में पूरा गढ़वाल, इवन कुमाऊं के भी कुछ पोर्शंस। बढ़ते आगे इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित अहिल्या स्मृति मैराथन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हर आयु वर्ग के सैकड़ों लोग इस मैराथन में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है।
नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूँ और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, युवाओं ने प्रतिभाग किया, मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया और ऐसे जो 65 साल से ऊपर के भी जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने प्रतिभाग किया। ये इस बात का संकेत है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के स्मरण को आज भी चिरंजीवी रखने के लिए कार्यक्रम सब जगह हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर उत्तराखंड के रानीपुर मोड़ से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। मामले को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसे विधायक ने स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक आदेश चौहान सुलझे हुए नेता है, ये एक पारिवारिक मामला है जिसमें उनको सजा सुनाई गई है। सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जो हमारे बहुत सुधीर विधायक है, ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की प्रश्न निर्माण होती हैं। तो निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर जमानत मिली हुई है। ये संगठन का विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते। संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर हल्द्वानी में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी नितिन लोहनी कर रहे हैं। अभियान के दौरान बनभूलपुरा क्षेत्र में थाना प्रभारी नीरज भाकुनी और राजपुरा क्षेत्र में एसएसआई रोहतास सागर की अगुवाई में कई जगहों पर सत्यापन किया गया। इस दौरान बनभूलपुरा में कई ऐसे लोग संदिग्ध पाए गए जो बगैर वैध दस्तावेजों के कई वर्षों से क्षेत्र में रह रहे थे और अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन भी ले रखा था। पुलिस ने मौके पर इन संदिग्धों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की है और इसी तरह राजपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में भी पुलिस ने डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछताछ की और उनके पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की। बृहद स्तर पे सत्यापन की बार बार कार्रवाई करी जा रही है। आज बनभूलपुरा क्षेत्र में और राजपुरा में जो पड़ाव क्षेत्र है, यहाँ पे सत्यापन की लड़ाई चलाई गई है। अलग अलग लेवल पे चेक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राशन कार्ड की डिटेल्स के थ्रू चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ माय आधार ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ साथ में जिनके सत्यापन नहीं है उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में आज बनभूलपुरा में कुछ ऐसे बिजली के कनेक्शन पाए गए हैं जिसमें कोई कनेक्शन तो नहीं है लेकिन बिजली का उपभोग करते हुए लोग पाए गए हैं। तो इसमें मौके पर एसडीओ और बिजली विभाग के अन्य अधिकारी को बुलाया गया है और थोड़ा डिटेलिंग के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट और ऋषिकेश में 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और वहीं नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस टीके टमटा ने चिकित्सकों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने पर उसे आइसोलेट किया जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और साथ ही लोगों से पैनिक ना होने और भीड़ से बचने के साथ साथ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में जो रिपोर्ट हुए हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं। और उसके बाद जो है सरकार में भी जो है मीटिंग हुई और एक एडवाइजरी भी जारी हुई है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों के पास भी पत्र आया है कि ये हो सकता है, तो उसमें आप लोग जो है तैयारी रखें। तो उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हालांकि पिछले बार जब कोरोना हुआ था तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया था और काफ़ी चीज़ें हमको पता चली। उस समय तो हालांकि वो नया था और कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। आज की डेट में हमारे पास तैयारी भी काफ़ी है और पता भी है क्या है, कैसा है और इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। फ्री में हमारे केसेस आते हैं सर्दी जुकाम बुखार वाले, उन पे फोकस करें और अगर लगता है कि कुछ इस तरह के हमको लक्षण मिल रहे हैं तो उनका हम जो है वो टेस्ट कराने की भी यहाँ पे सुविधा रखें।
स्क्रीनिंग टेस्ट इस समय हम लोग करवाएंगे, और जिससे कि अगर कुछ होता है तो उसको फिर आसानी से निपटा जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट से एडवाइजरी जारी हुई है, वो सभी हॉस्पिटल्स को और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सर्कुलेट कर दी गई है। उसको विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है, और एहतियातन जो भी तैयारी के संबंध में कदम है या बचाव और सुरक्षा के कदम हैं वो भी संबंधित विभाग भी उठा रहा है, और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सहयोग की आवश्यकता होती है उनको भी हमने कहा है। तो इसमें ऐसी कोई अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की अभी ऐसा कोई खतरा है जिससे बहुत ज़्यादा जो है हम लोग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो अभी क्योंकि बीच में टूरिज़्म काफ़ी अफेक्टेड रहा, तो धीरे धीरे नैनीताल में अभी टूरिस्ट आ रहा है, और जो भी परेशानियां थी वो लगभग सब खत्म हो गई और रिवाइव हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को लेकर काफी गंभीर है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विश्वविद्यालय को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन कर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए यूजीसी के साथ भी बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आने वाले 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। हमारे द्वारा एक लक्ष्य दिया गया है कि 29 अगस्त जिस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा उस दिन हम लोग अपने खेल विश्वविद्यालय जो कि गोलापार में स्थापित होने जा रहा है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी की गई है, उसमें भूमि हस्तांतरण से लेकर उसके उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हम लोगों ने तैयार करना है उसकी आज समीक्षा की गई है कि उस प्रोग्रेस में हम लोग कहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से खेल विश्वविद्यालय की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कुछ बड़ी है, जिसमें सीए लैंड के लिए जो पूर्व में जो भूमि चिन्हित थी जिसको लेकर भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, और आपत्ति लगाए जाने के बाद में पुनः परीक्षण किया गया। तो आज जो है वो दूसरी जगह पर जहाँ पे मालधन चौड़ है वहां पर भूमि देखी गई है, जिसको कि सीए लैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। बढ़ते आगे इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास पर ध्यान दे रही है और कई विकास योजनाएं केंद्र की मदद से प्रदेश में चल रही हैं। साथ ही बताया कि सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं प्रदेश को मिलने जा रही हैं। इसके अलावा कई एलिवेटेड रोड और सड़कों के चौड़ीकरण पर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उत्तराखंड को भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। में विकसित भारत का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 2 लेन का है वो 4 लेन होगा, 4 लेन का 8 लेन 6 लेन होगा। कई नए ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, तो उस पर हमारी डीपीआर का काम चल रहा है। बहुत सारे हमको ऐसा है जहाँ पर जो शहर बड़े हो गए हैं, शहरों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका दिल्ली देहरादून का हम जल्दी ही हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ है, गडकरी जी के आदेश के अनुसार उसको हम बहुत जल्दी उसको खोलने वाले हैं, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे देश की राजधानी से हमारे प्रदेश की राजधानी में। मगर उसके बाद ये जो प्रेशर होगा वो भी एक समस्या रहेगा, तो इसके लिए भी हम एक बाईपास मसूरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे देहरादून के अंदर करीब 52 किलोमीटर का रिंग रोड की डीपीआर के भी काम चल रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर हम सैंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से 4 धाम जाने वाले लोगों के लिए समस्या रहेगी, तो इसलिए नेपाली फार्म से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर के टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक हमारी डीपीआर रेडी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। साथ ही कहा कि शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत लिस्ट परीक्षकों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। बीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायत में जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायत में हमारी जीत। बढ़ते आगे, बागेश्वर में भ्रष्टाचार के आरोप में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सुबोध शुक्ला ने एक कर्मचारी से सेवा विस्तार के बदले 50,000 की रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ने आरोपी सुबोध शुक्ला को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस तरह की किसी भी शिकायत पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं प्रदेश में मानसून से पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने हरिद्वार का निरीक्षण किया और जलभराव की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में जल निकासी के प्रबंध किए जाएं ताकि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या ना हो। उधर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मानस खंड परियोजना के तहत पंथ पार्क से मां नैना देवी मंदिर तक किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सौंदर्यीकरण के कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सौंदर्यीकरण के कुछ जगहों पर हुई टूट फूट को लेकर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर उन्हीं से भरपाई करने के निर्देश दिए हैं। तो डीएम वंदना सिंह ने निरीक्षण किया, सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण करते हुए खामियों पर फटकार भी लगाई।